एक्शंस। अब ये 2 हो गए एंड देन थर्ड वन पे है हमारे पास नियर मिस। अब क्या हुआ, आपका कहीं पे किसी बंदे के साथ एक्शन ऐसा होगा, उसने एक एक्ट ऐसा किया उस बंदे ने जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई हादसा हो गया। ये हादसा होते होते बच गया, बंदा स्लिप तो होगा, गिरा नहीं, उसको चोट नहीं लगी। इलेक्ट्रिकल वायर उसने पकड़ा तो सही, लेकिन करंट नहीं लगा और उसमें करंट ना हो। ये छोटे छोटे वाक़यात हैं। तो ये जो है ना, अब आपकी काम ऊपर चला गया। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जब वर्ष हो जाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो फिर नियर मिस होना शुरू हो जाता है। अब नियर मिस शुरू हो गया, अब क्या हो रहा है, हादसा आपके होते होते बच गए। अब अलार्म नहीं लगेगी, अब आपको खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई कि आज मैं ये करते करते बच गया, आज मेरे साथ ये होते होते बच गया। केसेस गिरे, मेरे ऊपर नहीं गिरे, गाड़ी हिट हो गई लेकिन मैं बच गया। तो ये जितनी भी हैं ये सारे क्या हैं, नियर मिसेस। अब ये बढ़ते जा रहे हैं नियर मिसेस। अब नियर मिसेस जो है ना, रिपोर्ट करना अच्छी चीज़ है, नियर मिस होना भी और रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। मतलब अगर नियर मिस हो रहा है कहीं पे और रिपोर्ट हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है कि उसको हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, और उन अनसेफ, उसके पीछे जो अनसेफ एक्ट्स या अनसेफ कंडीशंस हैं उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो बेसिक्स यही है इसके। हमने ये काम कर लिया, अब हम जाते हैं फर्स्ट एड केस के ऊपर। अब क्या हुआ, आपका नियर मिसेस बढ़ गए, नियर मिस बढ़ गए, नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं हुई, या नियर मिस इतने ज़्यादा बढ़ गए, टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा नियर मिस होने शुरू हो गए। अब वो कैसे होता है कि एक बड़ी सिंपल थ्योरी है कि आपके पास अगर नियर मिस हो रहे हैं टाइम टू टाइम तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके छोटे स्पैन के अंदर बार बार नियर मिस हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो वो एक मसला है। इसका मतलब आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, उसको क्लोज ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट एड केस, इंजरी हो गई, इंजरी हो गई। अब जब इंजरी हो गई तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एड केस हो गया। अब ये भी माइनर इंजरी है, जिसमें आपकी माइनर कट्स होंगे, आपके ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, स्किन बर्न हो जाएगा, किसी पे स्प्लैश हो जाएंगे आँख में, और वो इरिवर्सिबल डैमेज है। मतलब रिवर्सिबल डैमेज को कहते हैं ना, जिसमें आपका दोबारा से ठीक हो सकते हैं, आपको हल्की सी चोट आई है या खराश आई है, तो ये फर्स्ट एड केसेस के अंदर आते हैं। अब फर्स्ट एड केसेस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देते हैं उनको, अभी थोड़ी सी डेफिनेशन समझें। जो फर्स्ट एड केस होता है उसमें बेसिक फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जैसे किसी बंदे को आपने बैंडेज लगा दिए तो ये फर्स्ट एड केस है, बड़ा सिंपल। और ओटीसी मेडिकेशन और नॉन आरएच डोज, ये क्या कह रहा है, ये वो कह रहा है कि आपका एक फिजिशियन ने एक आपको डोज दिया और एक आपको ऐसी दिया जिसमें ऐसी टैबलेट्स हैं जो सिर्फ पेन किलर्स हैं नॉर्मल, और वो वंस आपने ली तो वो क्या है आपके पास, नेम दिस इज़ फर्स्ट एड, जो कुछ ज़्यादा पड़ा इंसिडेंट है। और उसके बाद आइस पैक आपने लगाया कि सूजन हो गई थी, आपने बर्फ़ से आपने जो है ना उसको लगाया, ठीक किया। उसके बाद कुछ एस बैंडेजेस हैं, ओटीसी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, किसी आँख में कुछ चला गया आपने फिर उसको ऑइंटमेंट दिया इस तरह से। तो ये गॉज पैड हो गया, ये आपने किसी को पट्टी वगैरह बांध दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट एड केसेस हैं। अब फर्स्ट एड केस के बाद हमारे पास एमपीसी शुरू हो गया। फर्स्ट एड की सीवियरिटी जब बढ़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, मेडिकल एमटीसी कहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट केस। मेडिकल ट्रीटमेंट केस जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर होता है, उसमें जो इंजरी है वो फर्स्ट एड से ज़्यादा होती है, और बेसिक फर्स्ट एड से वो ठीक नहीं होता बंदा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसको आप क्या करेंगे, उसका एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। उसमें वो कहता है जैसे रिजिड स्प्लिंटिंग डिवाइसेस लगाएंगे आप, उसके बाद आप इसकी मेडिकल की डोजेज आप देंगे उसको, या स्टिचेस लगेंगे उसको। उसका वोंड इतना ज़्यादा था कि उसको क्या लगाना पड़ा, स्टिचेस, तो नॉर्मल वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसके बाद आपने क्या किया, ग्लू, स्टैपलर, बर्न ब्लिस्टरिंग, अगर उसका कोई जल गया है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वन सेशन है, मतलब डिफरेंट है इसकी, फिजियोथेरेपी के सेशन देने पड़े उसको, वो चल नहीं पा रहा था सही तरीके से, या उसको इस तरह का। अब ये सारे के सारे क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट केस, लेकिन ये भी सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल है। जब इनका इलाज हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा बंदा, एमटीसी। लेकिन इसकी सीवियरिटी फर्स्ट एड से क्या होती है, ज़्यादा होती है।
इसके बाद आता है आपके पास रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस। इसमें जो है ना सिवियरिटी और भी बढ़ जाती है कि मतलब अब बंदा नॉर्मली अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। उसमें तो ये था ना आपका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद आप 1-2 दिन में ठीक हो गए, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि आप दोबारा ड्यूटी पे नॉर्मली आ सकते हैं। इसमें अब आप नॉर्मल नहीं आ सकते। इसमें आपको क्या किया जाएगा, डॉक्टर कंसल्ट करेगा कि आप छुट्टी करें, आपको इतने टाइम का रेस्ट चाहिए, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही आप वापस आ सकते हैं। तो ये है आपका RWC। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी दी है, जैसे किसी की यस और नो लिखा हुआ है, इफ रेस्ट्रिक्शन इफेक्ट्स द पर्सन की जॉब फंक्शन, तो ये है, और अगर इसको इफेक्ट नहीं करता तो ये नहीं है RWC। अगर एक बंदा हाथ से काम करता था, जहाँ पैकर है, तो उसका हाथ काम करता था, तो वो RWC हो गया ना उसके साथ कि अब दोबारा से वो काम कर सकते। बट ये भी आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इसमें भी आप दोबारा ठीक हो सकते हैं, दोबारा आप फ्री फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल एमटीसी से ज़्यादा ही होता है। इसके बाद आपके पास आते हैं LTA, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट। लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जो होता है ये थोड़ा खतरनाक होता है, इसकी सिवियरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आपका लॉस ऑफ लिम्ब हो सकता है, मीन्स कि आपका कोई बॉडी पार्ट काम करना हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। और कोई किसी की फिंगर कट गई, एम्पुटेशन हो गया, किसी की हड्डियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से डिफॉर्म हो गई है कि अब दोबारा से वो वैसे नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, या उसकी स्किन इतनी बर्न हो चुकी है अब दोबारा से वो रिवर्स नहीं होगा, या उसकी एक आँख चली गई बंदे की, अब दोबारा से वो रिवर्स नहीं हो पाएगी, या उसकी ज़बान का टेस्ट ही खत्म हो गया हमेशा के लिए, ऐसा उसका जलन इस तरह का वो रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, और उसका जो है ना लॉस हो जाएगा किसी बॉडी पार्ट का दूसरा। तो ये LTA है। LTA के बाद होती है फैटेलिटी, मतलब डेथ। अब आप सब लोग ना मेरे साथ थोड़ा देखें कि अनसेफ एक्ट्स, अनसेफ कंडीशंस हुई, फिर नियर मिस हो गए, नियर मिस के बाद फिर फर्स्ट केस हो गए, फर्स्ट एड की सिवियरिटी बढ़ी, एमटीसी हो गया, एमटीसी के बाद RWCs हो गए, फिर LTA हुआ, फिर फैटेलिटी तक हो गई। लेकिन आपको मैं बताऊं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा हैजर्ड भी काफ़ी है। कौन सा? इस अनसेफ कंडीशन के अंदर अगर एक वायर आपकी निकली हुई इलेक्ट्रिकल की, तो आपको यहाँ वो यहाँ नहीं दिखेगी, वो यहाँ पहुँचाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा अनसेफ कंडीशंस को रिपोर्ट करें और इनको ठीक करवाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और अनसेफ एक्ट्स को भी। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है ऐसे, ये आप सबको पता होनी चाहिए कि अभी बंदे के साथ अगर इंसिडेंट हुआ है किसी के साथ, तो वो आपको पता हो कि इसके साथ क्या होगा, लेकिन आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर तब होता है जब पूरी कमेटी बैठती है, वो डिस्कशन होती है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होती है, उसके बाद ये डिक्लेरेशन होती है। उससे पहले हम डिक्लेयर नहीं करते। बट अगर किसी के साथ कोई कट्स लगे हैं या कोई डैमेज हुआ है किसी का, तो फर्स्ट एड केस तो हो जाता है, मतलब ये हम डिक्लेयर ज़रूर कर सकते हैं। इसको मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ फर्स्ट एड केस है ये वाला। लेकिन MTC, RWC, LTA, ये तीन चीज़ें जो है ना, ये डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद हम जो है ना इसको डिफाइन करते हैं। अब इससे नीचे जो नियर मिस है ये हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं और ये हमारे पास आता है। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं आगे। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं नियर मिस। अच्छा, नियर मिस कितने टाइप के होते हैं? A, B, C, 3 टाइप्स का होता है। और फर्स्ट एड भी कितने टाइप्स का होता है हमारे पास? A, B एंड C। नियर मिस की जो टाइप A है उसमें वो क्या कहता है, C क्या है, B क्या है, D क्या है। नियर मिस की जो C टाइप है वो क्या, माइनर इलनेस अप टू फर्स्ट एड केस। अब ये क्या हुआ, नियर मिस ये जो है ना, ये C टाइप का नियर मिस है, उसमें आपकी माइनर इंजरी हो सकती है या फर्स्ट एड हो सकती है। अब ये हुआ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, नियर मिस जो है वो हादसा होते होते बचा है, हुआ नहीं है। इसमें टाइप C का जो नियर मिस होगा वो क्या होगा कि अगर ये होता है इंसिडेंट, तो इस बंदे के साथ इंजरी होती है फर्स्ट एड केस तक। और B के अंदर क्या है नियर मिस कि अगर इसके साथ ये हादसा होता तो क्या होता, LTA, MTC, RWC हो जाता, बट इसकी जो है ना सीरियस इंजरी नहीं होती, मतलब डेथ नहीं होती। और A टाइप का जो नियर मिस होता है उसको क्या कहते हैं, अगर ये हो जाता तो इसकी क्या होती, डेथ हो जाती। तो ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है कि हम बी और सी टाइप के जो नियर मिसेस है ना, S220 भी A टाइप S220 ये है, यही है ना A टाइप। और ये बी और सी टाइप ये S220 कहते हैं, जिसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इन नियर मिसेस की इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, बहुत ही डीप करनी पड़ती है, और इसकी रूट कॉजेज इसको हमें एलिमिनेट करना ही करना है हर सूरत में। अगर ये दोबारा रिपीट होते हैं तो ये हमारे साथ क्या मतलब ये इंसिडेंट हो जाता है फिर, जो कि बड़ा क्रिटिकल होता है। अब फर्स्ट एड केस जो है, ये फर्स्ट एड केस की टाइप सी है, FSC that did not have potential to result in recordable injury। अब पेपर कट जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे माइनर स्क्रैचेस हो गए, या ब्रूज हो गया, या निप्स पिंचेस हो गई, दब कर किसी का हाथ की उंगली दब गई, या छोटे मोटे उसको छाले हो गए, इस तरह की चीज़ है, तो ये सी टाइप का फर्स्ट एड केस है। और बी टाइप का फर्स्ट एड केस क्या होता है कि अगर इसके अंदर रिकॉर्डेबल होती ओनली, अच्छा ये जो बी और ए देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है आपके फर्स्ट एड। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि फर्स्ट एड हमने डिक्लेयर कर दिया, इंजरी हो गई। अब उसके बाद जो बी और सी टाइप का फर्स्ट एड केस है या नहीं है, मतलब RWC है, LT है, क्या है, MTC है, तो डॉक्टर डिक्लेयर करता है, डिपेंड करता है कि भाई उसकी सिवियरिटी कितनी है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि नियर मिस A, B, C टाइप के होते हैं। जो C टाइप का नियर मिस होता है वो माइनर इंजरी हो सकती है उसमें, जबकि जो B और C टाइप के है उसमें जो B और A टाइप का है उसमें क्या है, A टाइप का नियर मिस होता है जो हम कहते हैं S220, उसका नाम है, स्टैंडर्ड का नाम है सर, उसे हम कहते हैं सीरियस नियर मिस, जो जिसमें क्या हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। और B टाइप का क्या होता है जिसमें LTA, MTC और RWC हो सकता है। और ये फर्स्ट एड केसेस होंगे जो हमने डिस्कस किए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी नियर मिस होता है तो आपको उसकी सिवियरिटी देखनी ज़रूरी है कि नियर मिस तो हुआ है लेकिन किस सिवियरिटी का था, इससे बंदे को अगर किसी के साथ हादसा होता तो कितनी सिवियरिटी तक हो सकता है। अच्छा, ये कुछ नियर मिसेस हैं, इसके हम आगे थोड़ा देखते हैं। सिनेरियो 1, अब इस पे आप सब ने थोड़ा जवाब देना है कि क्या है। अच्छा, वाटर ऑन फ्लोर फ्रॉम लीकिंग पाइप। अब एक पाइप से ना पानी लीक होकर फ्लोर के ऊपर गिर रहा है, ये क्या चीज है? हैजर्ड है। आप सब बताएं ना। हैजर्ड। और वाटर ऑन फ्लोर फ्रॉम कोलीग क्लीनिंग एरिया विद नो वार्निंग साइन। एक बंदा क्लीन कर रहा है आपका दोस्त और वार्निंग साइन वहां कोई नहीं लगा हुआ। अनसेफ एक्ट, ये सब कुछ बताया ना। और तीसरा है, अच्छा, जो watched Mary stumbled on a hole and on the floor, Mary kept on walking। अब उसने देखा कि उसने क्या किया, उसको स्लिप तो होता हुआ बचा, लेकिन वो दोबारा चलना शुरू हो गया, चलता हुआ चला। और नीचे एक लिखा है colleague slipped on floor, water on floor and twisted knee, उसका पाँव भी मुड़ गया and used an ice pack, और उसने आइस पैक इसको यूज किया स्वेलिंग कम करने के लिए। अब ये कौन सा इंसिडेंट है, फर्स्ट एड केस है, क्या है? फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड केस है, और इसमें कौन सा टाइप है, A, B, C? ए फर्स्ट एड A, C है। C टाइप फर्स्ट एड केस। ये क्या थी? अनसेफ कंडीशन थी, हैजर्ड था, और ये क्या था? अनसेफ बिहेवियर था कि साइंस आपने नहीं लगाया फिर भी क्लीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये नियर मिस है जी, ये नियर मिस है, और ये फर्स्ट एड। अब ये नियर मिस था, ये जो सब हुआ बंदे के साथ। अच्छा, सिनेरियो 2 आ गया एक और। कलीग वाज डिसेंडिंग स्टेयर्स। अब बंदा ये क्या सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, caught sleep on end of the handrail and jerked backward। अब उसका क्या ये है जो है ना आपका, ये क्या कहते हैं, स्लीप, ये उसका फंसा, उसको पीछे से धक्का लगा, गिरते गिरते बचा है। नियर मिस। कलीग कट हैंड ऑन शार्प। आप सब बताएंगे ना इसमें पहले का क्या था, नियर मिस है, फर्स्ट एड। कलीग कट हैंड एंड शार्प एज ऑफ द मेटल हैंडल एंड रिक्वायर्ड बैंडेज। अब उस बंदे को वहीं से कट लगा है शार्प एज से, और उसको बैंडेज लगाना है, बैंडेज लगाना है। फर्स्ट एड। और नीचे का लगा हुआ है एंकर फॉर हैंडल इन स्टेयरवेल बिकम्स लूज। एंकर अब जिस जगह से जुड़ा हुआ है हैंडल वो लूज हुआ है, अनसेफ कंडीशन। एंड नीचे लिखा हुआ है कलीग वॉकिंग डाउनस्टेयर्स विदाउट हैंगिंग इनटू हैंडल। अनसेफ एक्ट।
चीज़ का रिजल्ट देखने का कहता है। ये नियर मिस है और ये फर्स्ट एड केस है, नीचे वाला अनसेफ कंडीशन एंड देन अब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। अच्छा, इन एग्जांपल्स में ना नंबर 1 पे जो है ना आपकी आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना पहले नंबर पे क्या एक लोड उठाया हुआ है किसी क्रेन के साथ, नजर आ रहा है आप सबको। अब इसके अंदर एक चीज हल्की सी वो दिखा रहा है कि इसका ना टूटा हुआ है एंकर पॉइंट, जहाँ से वो करता है। अब वो क्या कर रहा है, अच्छा ये इसके नीचे से ना, अच्छा ये तो एक अनसेफ क्या हो गई कंडीशन, ये अब बंदा यहाँ कोई नहीं मूव कर रहा, अब इसके नीचे बंदे भी खड़े हैं, अनसेट अब क्या हो गया, टूट गया स्नेयर में अब ये टूट के ये बच गए लोग। एंड द लास्ट वन, अब ये कौन से टाइप का इंसिडेंट है? फैटेलिटी फैटेलिटी हो गई है। अच्छा बैक की तरफ थोड़ा सा। अच्छा इसकी ना हमें करना क्या है, इसके नीचे आपको कुछ नजर आ रहा है? अनसेफ कंडीशन जब भी होती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है एफ टैग या येलो टैग लिखा हुआ है। अब ये हु कौन करेगा, ये भी लिखा हुआ है, सब करेंगे, ये हर बंदा करेगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, व्हेन कब इमीडिएटली व्हेन अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाइड। ऐसा नहीं कि मैं अगले दिन जाके करूंगा, वो मैं देख लिया था बस, ये जरूरी है। अनसेफ एक्ट अगर कहीं देखते हैं आप, फिर क्या करेंगे आप उसके लिए, एसबीओ करेंगे। और ये सबमिट कौन करेगा इसको, ऑल। और इसमें क्या लिखा है, नो लेस देन 2 एक्स अ मंथ, 2 से कम नहीं करने, 2 से ज़्यादा ही करना है। और नियर मिस जो है ये कौन करेगा, ये भी सबमिटेड बाय ऑल है। और ये हर शिफ्ट के एंड पे आपने बतानी है कि भाई क्या है, और इसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस की कॉजेज आपने लिखनी ज़रूरी है। अच्छा, एंड लास्ट वन जो है वो क्या है, सबमिटेड बाय लीड और सुपरवाइजर। ये भी लीड और सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा अगर इंसिडेंट हो गया बड़ा। लेकिन इसमें क्या, बाय एंड ऑफ दिस शिफ्ट आपने उसको बताना है। ये हमने तो देख लिया ना, ये इंसिडेंट केस मैनेजमेंट का थोड़ा सा पिरामिड बना हुआ है कि क्या करना है। अब इसमें ना आप नंबर 1 पे देखें, वर्क रिलेटेड इंजरी रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट की है। अच्छा इसमें आप देख रहे हैं कि क्या इंजरी के अंदर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है नहीं है, अगर यस तो फिर कॉल 911। हमारे पास 911 नहीं है, हमारे पास नंबर और है मेडिकल वाला। हाँ, नोटिफाई किसको करना है, मैनेजर एंड शी सेफ्टी वाले बंदे को नॉमिनेट करना है और अपने लाइन मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर को करना है। और नो का मतलब है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी नहीं चाहिए। जब मेडिकल इमरजेंसी नहीं चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखें क्या इसको फर्स्ट एड चाहिए या नहीं चाहिए। फर्स्ट एड चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम इसको बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाएंगे। अगर नहीं उसको चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेंगे कि भी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड देन क्या, फॉलो विद द एम्प्लॉय थ्रू आउट द शिफ्ट। अब उस बंदे के साथ जिसका नियर मिस हुआ है, अब उसे फॉलो अप लेंगे पूरी शिफ्ट में कि भाई कैसे हुआ, आपके साथ क्या हुआ, पूरा ओवरऑल से इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। उसके बाद क्या, अपने शी के बंदे को और एक्सटर्नल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एस्केलेट करना है और नोटिफाई करना है इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन। ये थोड़ा सा सिंपल स्टेप समझने के लिए कि हमने करना है क्या इंसिडेंट होता है। वर्क रिलेटेडनेस, ये थोड़ा सा आगे चलो, इसको ये थोड़ा रेलेवेंट नहीं आगे चलो, मेडिकल नहीं आगे अच्छा इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि प्रिजर्व द सीन। आपने सीन को क्या करना है उस टाइम जब इंसिडेंट हुआ तो क्या करना है। अच्छा, फॉर सीरियस इंसिडेंट वेयर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन इज रिक्वायर्ड यू मस्ट सिक्योर दिस। जहां मेडिकल इमरजेंसी हो गई है ना जिस बंदे के साथ, वहां पे तो आपने सीन पूरा सिक्योर करवाना है। सिचुएशन से एक होता है भाग जाना और एक होता है फेस करना है, भागना नहीं। अच्छा इसमें क्या है, टू प्रिवेंट
material evidence from being removed or altered, investigators can use cones, tapes and guards. ये आपने चीजें यूज करनी है तीनों, ताकि जहाँ पे हादसा हुआ है ना उस सीन को आपने कैप्चर किस तरह करना है, रोक देना है, उसको बैरिकेड कर देना है सारा। और वो बैरिकेड किससे करेंगे हम, कौन होंगी या टेप्स हम ले लेंगे या हम क्या करेंगे, गार्ड्स रख देंगे हमारे पास, ये जो नीचे लोटो भी आप कर सकते हैं, कुछ मशीन को रोक सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, दिस डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट फोकस दैट सच एज एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हु इज इन्वेस्टिगेटिंग। ये तो बात के बाद इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, लेकिन इसमें ना पीछे करो, इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पूरी होनी चाहिए और इसके बाद इसका टाइप ऑफ एम्प्लॉय कौन है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है, और डेट क्या थी, लोकेशन क्या थी, ये जरूरी है। और उसके बाद इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग है या फोटोग्राफ्स हैं, स्केचेस हैं, कुछ भी है वो आपने जरूर लेना। और इसमें बड़ी कमाल की चीज़ कहते हैं, अपलोड पिक्स एंड फाइल्स टू शीनेट, डू नॉट इंक्लूड पिक्चर ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉय। जो इंजर्ड बंदा है उसकी तस्वीरें आपने और खास तौर पर क्यों कहा जाता है कि आपने बाहर तो बिल्कुल भी नहीं भेजना, ये कॉन्फिडेंशियल होता है डाटा, और ये आपका क्या है, ब्रीच हो जाता है डेटा। और अगर ऐसा होता है केस तो वो फिर इंटेग्रिटी का मैटर आता है कि आपने कंपनी के अंदर एक काम करते हुए आपने इंटेग्रिटी अपनी करती। इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी किसी एक्सटर्नल एजेंसी को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, अब इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं। इसमें एक गैम्बा मेथड है, एक गैम्बुट्सु कहते हैं, एक गैगेट्सु कहते हैं, एक गैंड्री कहते हैं, एक गैंसु। अब ये डिफरेंट एक क्या है, मेथड्स हैं। अब ये सारी जापानीज टर्म्स हैं और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें थोड़ा पता हो कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह हमने इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं गो टू द स्पॉट। गैम्बा के अंदर क्या करते हैं, अब जो हम सब कहते हैं मैंने गैम्बा किया, गैम्बा के अंदर हम स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास हादसा हुआ या कुछ इस तरह का सीन है। अच्छा, प्रिसाइज लोकेशन, गो टू द एक्चुअल प्लेस वेयर प्रॉब्लम occur, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको उस जगह पे जरूर जाना है और वहाँ से क्या करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, एग्जामिन द ऑब्जेक्ट, एविडेंस। अच्छा, द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल एनोमलीज। अब आपने देखना है चीज़ों को कि वो चीज़ें किस तरह की हैं, एविडेंस वॉर्न है, कोई डैमेजेस हुई भी हैं, कहीं लीकेजेस चल रही हैं, कहीं डर्टीनेस है, क्लीनिंग नहीं है। एवरी सीन, एवरी स्पॉट, एवरीथिंग, हर चीज़ उसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद फैक्ट्स चेक करने हैं। एक तो ऑब्जेक्ट्स होगी और फैक्ट्स अलग चीज़ें हैं, ये हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू चीज़ें हैं जो वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, और फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है कि आपके पास वहाँ पे ऐसा कोई रेलेवेंट डाटा तो नहीं है कि कोई ऐसा पैरामीटर मशीन का चेंज हुआ हो, जैसे वो कहते हैं प्रोडक्शन का पैरामीटर चेंज हुआ हो, या ऑपरेटिंग कंडीशन पहले कोई और थी बाद में और हो गई, चेंज हो गई, या उसमें कोई ट्रेंड्स चेंज तो नहीं हुए। जैसे मैं पहले लक्स के साबुन उठाता था, उसके मेरे फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे सनसिल्क की शैम्पू आने शुरू हो गई, ये ट्रेंड है ना। आप जो चेंज होती है हमेशा उसको नोटिफाई करना जरूरी है कि आपके पास चेंज अचानक आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये चीजें एक डीप ऑब्जर्वेशन दीजिए, एमओसी हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे चेंज किया हुआ, लास्ट परमिट किसने किया, वहाँ काम कौन करके किया, वहाँ पे ऐसी क्या पहले प्रीकंडीशंस थी जो अब चेंज हो गई, वहाँ पे चेयर वहाँ पड़ी होती थी अब वहाँ रखनी शुरू कर दी उसकी, वहाँ पे बंदा एक नया आया था पहले नहीं काम करता था। तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पीपल, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये तीनों चीजों पे हमने बड़ा फोकस करना होता है। अच्छा, उसके बाद वो थ्योरी की बात करते हैं, प्रिंसिपल, मैकेनिकल प्रिंसिपल व्हिच गवर्न द ऑपरेशन, रेफर टू पीओ, शॉर्ट फ्रॉम एएम मशीन। ये का नीचे जो दो चीजें हैं ना, ये आपको समझते नहीं कि ये फ्लोर के रिलेटेड है, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, तो ये उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे चलें इसको। हाँ, इसमें ना आप देखें जो विटनेस हैं, अगर वहाँ पे मैंने कहा कि विटनेस को मैं नाम ही लिखा दिया इसमें, तो मैं क्या विटनेस करूँ? विटनेस के साथ आपने क्या करना है, जिसने इंसिडेंट देखा या जिसके साथ हुआ क्या करना है, उसका भी स्टेप 8 स्टेप लिखिए। इसमें पहले करते हैं उसका इंटरव्यू लेना आपने सेपरेटली, अलग से जाके, सबके सामने नहीं इंटरव्यू लेना। हो सकता है कि उसको किसी से डर रहा हो या किसी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करना चाह रहा हो, या हो सकता है उससे रेलिवेंट और लोग भी हों,
तो इंटरव्यू आपने सेपरेटली लेना उसको। इंटरव्यू इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस, ऐसी जगह पे, पब्लिक वाली जगह पे नहीं करना इंटरव्यू। पुट द पर्सन एट ईज, पहले उसको आप आराम से कमर से उसको बैठने दें, उसको नॉर्मलाइज करें। गेट इंडिविजुअल वर्जन, अब पहले उसकी बात सुनिए, आप उसको कहें बताओ भाई क्या होगा, ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद के आस्क नेसेसरी क्वेश्चंस, आप उससे क्वेश्चन जरूर करें उस टाइम, और वो रेलिवेंट होने चाहिए, कंडीशन से रेलिवेंट होने चाहिए, उसके काम से रेलिवेंट होने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग से रेलिवेंट होनी चाहिए, मशीन के साथ। ओवरऑल सारे क्वेश्चन आपने नोट करने, उसमें लिखने हैं उसकी डिटेल। अच्छा, गिव द विटनेस सम फीडबैक, और उसको आपने कुछ फीडबैक देना, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, दोनों से। रिकॉर्ड द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आफ्टर इंसिडेंट, आपने सारी इंफॉर्मेशन इंसिडेंट की क्या करनी है, रिकॉर्ड कर लेनी। एंड ए पॉजिटिव नोट, कीप द लाइन ओपन फॉर फर्दर डिस्कशन, और उसके बाद भी आप उससे बात कर सकते हैं मसला, लेकिन आपने जो एंड करना है ना, क्लोज करना है, वो पॉजिटिव पॉइंट पर करना है। उस पे उस बंदे को ये ना महसूस हो रहा हो कि उसकी कोई पुलिस हो रही है या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। अच्छा, ये विटनेस की स्टेटमेंट्स जो है ना, ये जरूरी है। नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग स्टेटमेंट, डेट क्या थी, ओनली देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, आई सा नॉट आई थिंक, ये चीजें इसमें देखा ना, दो चीजें इसमें बड़ी कमाल की बात की है उसने। अगर वो आप ये कह रहे ना बंदा मेरे ख्याल में ये होगा, ये स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कभी भी। जब वो आपको कहेगा मैंने ये देखा ऐसे, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ख्याल पे नहीं चला करेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉट एन एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, अच्छा इसमें एक बात पीछे स्टेटमेंट कर रहे हैं, पीटर कोई है आपके पास, had started hurting as he was banging his head against the desk. The pain continued to grow until was a 10 out of 10. Head was swollen and sharp pain. Signed Roshan office. अब ये इसने कोई स्टेटमेंट लिखे, समझ ही नहीं आ रही है क्या लिखा। आपको कुछ को समझ आ रही है? उसका सर दर्द करने लगा, and he was banging his head against the desk. desk के ऊपर वो क्या कर रहा था? यहाँ तक 10 by 10 तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट क्या है? आई फ्रैंकी हर्ट विटनेस्ड पीटर गैरिसन बैंगिंग हिज हेड अगेंस्ट हिज डेस्क ऑन डेट एट टाइम, ये देखिए कितनी डिटेलिंग उसने बोला कि मैंने उसको देखा, वो डेस्क के ऊपर क्या कर रहा था, बैंगिंग हिज हेड अगेंस्ट द डेस्क, उसके ऊपर नीचे लटका के बैठा हुआ था सारा। और 3 डेट थी, दूसरा महीना 2020 को 8 बजे मैंने देखा। He lasted approximately 10 minutes, 10 मिनट तक वो वहीं रहा। Afterwards, उसके बाद Peter started that the pain continued to grow until it was 10 out of 10. I noticed that कि visible swelling approximately at the size of golf ball, अब वो बता रहा है कि जो swelling हुई थी कितनी हुई थी, एक golf ball जितनी हो गई थी। And I advised him to ice it, मैंने उसको एडवाइस भी किया कि आप इसको बर्फ लगा लो and go back to the work, और दोबारा काम पे चलेगा। अब इसके बाद फिर साइन कर दिया। अब देखें स्टेटमेंट कितनी ज़बरदस्त लिखी है उसने। तो ये डिटेलिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आसानी होगी इन्वेस्टिगेट करने में, क्लोजर करने में चीज़ों को। एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट और भी है, माय हेड इज हर्टिंग बिकॉज आई वाज, इट फील लाइक, इट स्टार्टेड व्हेन, ये भी वो कहते हैं एक्सेप्टेबल। हाँ ये चलाओ, All I want is a home and I get 100 options. My heart wants the best view, but my head wants the best value. I just want the best broker and skip करें, the best solution. Hello, I'm your true broker with trusted and authentic properties. You're watching my True Broker Stories. So let's explore this list.
Take a look around. It is exactly what is shown online. The estimate report is in your email. ये अब देखिए आप All I want is a home and I get 100 options. कलेक्ट करने की चीज है। जैसा वो कहते हैं पार्ट्स एविडेंस, पेपर एविडेंस। एविडेंस कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। पार्ट्स एविडेंस क्या है? पेपर आइटम्स फॉर टास्क, डैमेजेस क्या हुई, प्रीवियस डैमेज क्या था, वेयर टेयर क्या हुआ है, सेफ गार्ड्स टूट रहे हैं किस कंडीशन में, लेबलिंग, साइंस, मार्किंग किस तरह की है। अब पेपर एविडेंस क्या है कि ट्रेनिंग रिकॉर्ड है नहीं है, मेंटेनेंस लॉग्स हुआ है नहीं हुआ, शेड्यूल था या नहीं था, टास्क प्रोसीजर्स है नहीं है, परमिट्स एंड लाइसेंसेस है नहीं है, सर्टिफिकेशंस है नहीं है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है नहीं है, स्टेटमेंट्स क्या है। अब ये दो किस्म के एविडेंस हैं जो आपने हमेशा लेने, तस्वीरें इसकी जरूर आप ले लें क्योंकि ये एविडेंसेस आपको बड़ी हेल्प आउट करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कोई चीज़। हाँ? अच्छा ये ना आप जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं नियर मिस की जो आपको दिखाई दी है डिस्क्रिप्शन बंदे ने रिकॉर्ड किया उसमें ये 5 चीजें होनी जरूरी है। ये आप अपने नियर मिस के पेज खोलें, आप सबको मैंने दिए। अच्छा इसमें ना वो क्या कहता है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट के अंदर ये हमने भरना है। वैसे ये देख रहे हैं आप नियर मिस का बैक साइड है। तो इसमें हमने क्या भरना है? नंबर 1 व्हाट का क्या मतलब है, ये पहले तो इसमें समझना जरूरी है। व्हाट का मतलब है नेचर एंड बॉडी पार्ट। इंसिडेंट की नेचर क्या थी और इसमें कोई बॉडी पार्ट तो इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये दो चीजें इसमें। इंसिडेंट जैसे मैं कहता हूँ कि नेचर क्या थी कि आपका क्या हुआ, स्लिप ट्रिप फॉल का इंसिडेंट होगा, मैं लिखूंगा ना स्लिप ट्रिप एंड फॉल, या लिखूंगा बंदा क्या हुआ स्लिप और फॉल हो गया, ऐसे ही है ना। अब उसमें मैं कहूँगा इसकी बॉडी पार्ट कौन सा था जो इन्वॉल्व हुआ, कौन सा था, कौन सा तो जो भी होगा आप लिखेंगे। वैन का क्या मतलब है इसमें? कब? वैन का मतलब है स्टार्ट या एंड ऑफ द शिफ्ट, ये शिफ्ट के किस टाइम हुआ है और टाइम क्या था, वक्त क्या था, उस टाइम एक्टिविटी क्या हो गई। जैसे उसने कहा कि स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट हो गया था, जैसे शिफ्ट स्टार्ट हुई तब शुरू हो गया, या इसमें मील टाइम था, खाने का टाइम था, या ये शिफ्ट चेंज का टाइम था। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट आपने डिटेल लिखी। वेयर वो कहता है, वेयर का क्या मतलब है? इज जॉब बीइंग डन, वर्क स्टेशन मशीन हो, इसकी मिसालें देते हैं। वो कहता है ये वेयर किस तरह की वो बात कर रहे हैं। वेयर का मतलब ये है कि कहाँ आपने लिखना है। ये मतलब जॉब किस तरह हो रही थी, कहाँ हो रही थी, थोड़ी डिटेलिंग आपने जरूर लिखनी है। अब हु का मतलब है इज डूइंग द जॉब, मतलब बंदा कौन था, हु का मतलब कौन था बंदा और काम क्या कर रहा था। और इसमें रूटीन जॉब थी या नॉन रूटीन जॉब थी, ये भी इम्पोर्टेंट नया खाना बना है इसमें। रूटीन जॉब ये थी जो एसओपी इसके बने हुए हैं जो नॉर्मल डेली करते हैं। नॉन रूटीन जॉब ऐसी होती है जिसमें परमिट पे काम कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गई आप लोगों? अब विच काइंड ऑफ ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, लोडिंग ऑफलोडिंग हो रही है, पुट अवे पुट डाउन ऑपरेशन हो रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आपने 3 चीजें इसमें लिखी है। हाउ का मतलब है डिड इंजरी अकर्ड, कैसे उसको कुछ चीज लगी, कैसे इंजरी हुई, या वो गिर पड़ा उससे इंजरी हुई, या किसी शार्प एज से इंजरी हुई, किस चीज से हुई, वो चीज क्या है। तो ये 5 चीजें बड़ी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं, जैसे इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे। 5W1S के एग्जांपल्स आएंगे, इसमें व्हाट की बात करता है। अब इसमें कोई आप में से कोई बंदा इसको पढ़े, पहला अदनान पढ़ो, उसको क्या कहते हैं? What thing or product did you see the problem on?
description. Any variation due to production material, any material differences among lots, any variation due to different parts, dimension, shape. एग्जाम्पल उसमें मटेरियल है, प्रोडक्ट नंबर है, लॉट नंबर है या कंपोनेंट नंबर है। इसमें पहली बात का मतलब है क्या, मतलब बड़ी सिंपल कि क्या हुआ था वहाँ पे। अब उसमें वो कहते हैं व्हाट थिंग और प्रोडक्ट डिड यू सी द प्रॉब्लम ऑन, कि मसला कहाँ पे है, चीज़ में है, प्रोडक्ट में है या किस में है, ये क्या इशू है। अब उसको सिंपल मिसाल देता है, एग्जांपल देता है कि क्या कोई वेरिएशन तो नहीं थी प्रोडक्ट में मटेरियल। ऐसे में ये थोड़ी सी एग्जांपल है प्रोडक्शन के हवाले से, थोड़ा सा तो इसमें वो कहते हैं मटेरियल, प्रोडक्ट नेम, लॉट नेम, कंपोनेंट नेम, उसका एग्जांपल देखिए। व्हेन, अच्छा व्हेन की आपको जरूर समझ आएगी, व्हेन डिड द ऑपरेशन अकर, ये कब हुआ है, मतलब अब स्टार्ट और द एंड ऑफ द शिफ्ट में हुआ ये इवेंट, प्रॉब्लम कैसे हुई, 1, 2 और 3 शिफ्ट में हुआ, ये आपका स्टार्टअप हुआ है, चेंज हुआ, ये तो टाइम है यार, सिंपल। इसके बाद वेयर डिड यू सी द प्रॉब्लम, और वेयर ऑन द वर्क और मटेरियल डिड यू सी द प्रॉब्लम। अब वेयर का मतलब लोकेशन भी है और क्या है, MHE इक्विपमेंट है, आप लिखेंगे उसका पार्ट नंबर भी लिख सकते हैं आप, लाइन इक्विपमेंट पार्ट नंबर, वेयर की जो है स्पेसिफिक वो क्या है, वो के अंदर क्या आ रहा है, Is the problem related to skill? जिसके साथ हुआ है, जिसने देखा है, दो बंदे हैं। अब इसमें वो लिखता है इफ द पर्सन अकर फॉर ओनली सर्टेन स्किल लेवल, मैकेनिक है, ऑपरेटर है, कौन है ये बता। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, नियर मिस के अंदर आपका एक एफएलटी ऑपरेटर ने क्या की, फोर्क लिफ्ट के साथ आपकी रैक के अंदर हिट की है। अब इसकी मैं सारी आपको 5W1H बनाऊंगा। अब उसने MHE को हिट किया, आप उसमें पहला नंबर है वाट, इसमें आप लिखेंगे कि MHE थी मशीन, रैक्स की लोकेशन पे क्या कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, वहां पे इसने क्या किया, हिट किया, सिंपल। व्हेन का मतलब है, अब ये क्या था, शिफ्ट की स्टार्ट में था या शिफ्ट के एंड में था, या टाइम लिखेंगे आप कि बी शिफ्ट टाइम ये था, बी शिफ्ट के अंदर टाइम 8:50 के ऊपर, और इस लोकेशन पे बंदे ने ये किया। वेयर का मतलब है क्या क्या इन्वॉल्व था उसमें, या किस जगह पे, उसमें आप लिखेंगे लोकेशन, वेयर हाउस नंबर 4 के अंदर हुआ, आइल नंबर 5 थी, और MHE नंबर ये थी, और रैक नंबर ये थी, और यहाँ पे इस पार्ट में जाकर स्पेसिफिकेट किया, सिंपल है। हु का मतलब, इसमें हु में कौन था, इसमें था इजाज आरटी ऑपरेटर, लाइसेंस नंबर फलां, टोकन नंबर फलां, आप डिटेलिंग जितनी करते जाना ये जरूर। Employee code. एम्प्लॉय कोड इसका ये है, और इसकी सी शिफ्ट में इसकी ड्यूटी थी, और ये बी शिफ्ट में था, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, आरटी ऑपरेटर है, रजिस्टर्ड है नहीं, ये भी लिखेंगे आप, लाइसेंस है नहीं है, इसका भी लिखेंगे, लेके आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आता है विच, ट्रेंड या पैटर्न तो कोई इसमें फॉलो नहीं हो रहा, या ये क्या ये एनी टाइम हो सकता है, पीरियोडिक है प्रॉब्लम, या कभी कभी होता है। आप लिखेंगे कि ये दिस टाइम हुआ है, कि वेयर हाउस में फॉर दिस टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है, या ये पहले भी हो चुका है, तो ट्रेंड फॉलो तो नहीं कर रहे। इसके बाद हाउ आप लिखेंगे, स्टेट डिफरेंट आउट कंडीशन, कैसे होगा, वाइल पुटिंग अवे ऑपरेशन कर रहा था, पुटिंग अवे कर रहा था, जब पुट अवे कर रहा था उसने कैमरे में देखा, कैमरे में देखने के बाद उसने क्या किया, उसको आगे नजर नहीं आया तो उसने क्या कर दिया, उसमें हिट कर दिया। अब ये भी स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, अपने नहीं लिख रहा हूँ, उस बंदे के लिख रहा हूँ। अब वो बंदा ये नहीं कहेगा आपको कि मैं सोच, मेरे ख्याल में मुझे नजर नहीं आ रहा था, नहीं, तो आपको ये कहेगा कि मैंने देखा, मुझे नजर नहीं आया, ऐसे ऐसे हुआ, तब मैंने जाके मेरे से, तो वो आपको स्टेटमेंट लिखेंगे, तब जाके आपकी क्या होगी, 5W1H क्लोज होगी। अच्छा, उसके बाद आपने 5W1H पुट कर दी। अब इसकी ना शीनेट पे रिपोर्टिंग होगी, तो शीनेट आपके पास नहीं है, तो मैं इसलिए इसको आगे ये लिख लूंगा सेशन। अच्छा, इस पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, इसमें ना ये देखें इवेंट टाइप, इसमें ना इसमें आया हुआ इवेंट टाइप हमारे पास। अब मेरे लिस्ट खोले अपने पर्चे, इसके ऊपर लिखा हुआ इवेंट टाइप, इसमें कौन सा इवेंट टाइप था, स्लिप ट्रिप था, या फॉल टू बिलो था, तो गिरने वाला, फायर हुआ है कहीं पे, या शॉर्ट सर्किट हुआ है, या कहीं पे हल्की सी आग लगी है, या थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया,
इन्वायरमेंटल रिलीज में कोई केमिकल रिलीज हुआ है, कोई पानी रिलीज हुआ है, कोई स्पिलेज हुई है, सब्ट्रैक्ट बाय अगेंस्ट मतलब कोई हिट हुआ है जाके या कुछ चीज में फंस गया। पार्ट इन बैटरी मतलब दो पार्ट के दरमियान आ गया। फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई पीस ऊपर से नीचे गिरा है या कोई पैलेट गिरा है या कोई केस गिरा है, कुछ गिरा है। फेलियर ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, किसी मशीन में काम करते करते रुक गई, उसमें फेलियर होगा, ब्रेकडाउन आ गया। स्प्लैश, कोई स्प्लैशेस हुए शैम्पू के या मटेरियल के किसी चीज। कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, किसी को कांटेक्ट तो नहीं होगा किसी का इलेक्ट्रिक बिजली के साथ, स्टीम के साथ, केमिकल के साथ किसी कांटेक्ट होगा। डस्ट नॉइज एक्सपोजर, कहीं पे ज़रा डस्ट वहाँ पे कोई या वहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा थी या एक्सपोजर किसी चीज़ के साथ हो गया, तो इसलिए आप लिखें। अभी के बाद नेक्स्ट है ये टाइप्स आ जाएंगे इसके। आप ये जो शीनेट का है वैसे हाँ ये है वैसे इसी टू का भी है। ये रीजन की है पास आगे चलो नेक्स्ट ये चलो आगे चलो। अच्छा पीछे पीछे चलो थोड़ा। ये प्रेजेंट है डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज जो मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? वर्कर कंपनसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, रिहैबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन इसके पीछे जो इनडायरेक्ट कॉजेज हैं वो क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, रिड्यूस मोरल, लीगल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन डिलेज, ओवरटाइम कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, फाइन, एक्स्ट्रा सुपरविजन, सुपरवाइजरी टाइम, एक्स्ट्रा क्लरिकल टाइम, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, नेगेटिव पब्लिक इमेज। इसके पीछे कई रीजन हो सकती है। एक याद रहेगा। होता कैसे is the equipment or complaint or with all regulations unsafe condition tools or equipment। ऐसे देखिए रूट कॉज निकल क्या लेगा सिंपल कि आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट का मसला है, तो ये रूट कॉज है, तो इसकी क्या क्या हम कर सकते हैं, एक्शन क्या ले सकते हैं? इसकी मेंटेनेंस करवाएंगे, काइजन करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे। अगर एसएमपी या एसओपी का मसला है, इसमें प्रोसीजरल सिस्टम आएगा, प्रोसीजर बनाई नहीं आपने इसकी तो इसमें भी क्या करेंगे आप? ट्रेनिंग देंगे, काइजन करेंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, फोकस इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर मैनेजमेंट का कोई मसला आ रहा है ओवरऑल तो उसमें क्या है? कोचिंग करेंगे आप, काइजन इंप्रूवमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। अनसेफ एक्ट कॉम्पिटेंसीज है, ये कॉम्पिटेंसी का मसला है, उसमें भी आप ट्रेनिंग कराएंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे आप चीज़ों। इन्वेस्टिगेट ह्यूमन एरर, नेचर, एटीट्यूड, बिहेवियर का बिहेवियर के मसले हैं तो उसमें आप नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कोच रिटर्न भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट ये कुछ इसके एक्शन है हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ रूट कॉज निकालने के तरीके हैं। हाँ ये यहाँ पे। अच्छा ये 5 वाइज के बाद आप देखेंगे आपके लेयर कॉलेज में 5 वाइज है, ये सारे 5 वाइज है। अब इसमें ना 5 वाइज में क्या होता है? आप जब इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन उठाएंगे आप, उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन करने, सिंपल।